गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात, सुबह का नमस्ते। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेज चलाई जा रही हैं उसमें आपका आज सुबह का नमस्कार। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने हमारे महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो वीडियो जब तक बनाए हैं उनका आपने पूर्ण लाभ उठाया होगा। बीएससी बीएड और बीए बीएड थर्ड ईयर के संदर्भ में मेरे द्वारा माइक्रो टीचिंग के संदर्भ में अब तक पूरे वीडियो बनाए जा चुके हैं। अब हम मैक्रो अर्थात बड़े लेसन प्लान की ओर जा रहे हैं। आपको बीएससी के या बीए के सब्जेक्ट के आधार पर 2 टीचिंग सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। थर्ड ईयर में आपकी बीएड की एक नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर तक थ्योरिकल प्रोग्राम्स में ज़्यादा भाग लिया है और अब थर्ड ईयर में आपका टीचिंग सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट प्रायोगिक भाग में प्रवेश हो रहा है। आपको इस वर्ष 24 दिन के लिए या 28 दिन के लिए, 28 दिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनिमम 24 है और मैक्सिमम 28 है। इन दिनों के लिए स्कूल प्रैक्टिस के लिए जाना होगा। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वरना अब तक आपका बहुत सारा कोर्स पूरा हो चुका होता। आप जब स्कूल प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो वहां आपको 28 दिन तक स्कूलों में पढ़ाना होगा और अपने शिक्षण अभ्यास में कई कमियों को दूर करना होगा। सबसे पहली बात तो हम जब बात करना चाहें आपके, तो आपके बीएससी और बीए, बीएससी और बीए में आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट मिलने हैं। मैं बीए वालों से भी बात करना चाह रहा हूं यहां पर और बीएससी वालों से भी बात करना चाह रहा हूं। तो बीएससी वालों के जो 2 सब्जेक्ट बनने हैं वो एक तो बनेगा आपका केमिस्ट्री टीचिंग। ये केमिस्ट्री टीचिंग का मतलब आपकी केमिस्ट्री नहीं है जो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। ये केमिस्ट्री टीचिंग का मतलब है कि आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ानी चाहिए। और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट बनने वाला है वो मैथ या बायो टीचिंग बनने वाला है। यानी जिन स्टूडेंट्स के मैथ है बीएससी में उन लोगों को मैथ टीचिंग मिलने वाला है और जिन स्टूडेंट्स के बायो टीचिंग है उनको बायो टीचिंग मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही हम जब बीए की बात कर रहे हैं तो बीए वालों को एक तो सोशल स्टडी टीचिंग एक सब्जेक्ट जो उनको इस साल है ये मिलने वाला है, सोशल स्टडी टीचिंग। और एक जो दूसरा सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई सा भी हो सकता है, हिस्ट्री टीचिंग या पॉलिटिकल से आपका जो बनने वाला है सब्जेक्ट वो बनने वाला है हिस्ट्री में से, या सिविक्स या हिंदी या इंग्लिश समझवानी होगी आपके, या संस्कृत। इनमें से कोई एक आपको चूज करना होगा। वो आपके बीए के सब्जेक्ट के आधार पर बनता है कि अगर किसी बच्चे के कोई भी लैंग्वेज नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक लेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के लैंग्वेज है तो इनमें से एक लेगा। अब ये चूज आप कर लीजिए कि आपके बीए में कौन सी सब्जेक्ट है और इन सब के पीछे जो लगा होगा शब्द वो लगा होगा टीचिंग। ठीक है, क्या हमें दोनों पेपर थर्ड ईयर में पढ़ने होंगे? क्या दोनों पेपर हमें आधे आधे पढ़ने होंगे? ये मैं क्लियर कर देता हूं। तो इनमें से एक सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है और वो आपका 80+20 का है, और एक पेपर आपको फोर्थ ईयर में पढ़ना होगा
वो आपका 80+20 का होगा। यानी आपको दोनों एक साथ नहीं पढ़ने हैं, इन दोनों में से भी दोनों एक साथ नहीं पढ़ने हैं, केवल एक ही पढ़ना है। तो इस साल आप लोगों को जैसे साइंस वाले हैं उनको हम केमिस्ट्री टीचिंग देंगे और बीए जो वाले हैं उनको हम सोशल टीचिंग देंगे। जब फोर्थ ईयर आएगा तब उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे अगले वाले ग्रुप में, ठीक है ना। तो इस साल का आपका जो पेपर बढ़ने वाला है वो आपका है केमिस्ट्री टीचिंग और ये सोशल स्टडी टीचिंग, और इसी में आपका एक फाइनल लेसन क्रिटिसिज्म लेसन और एक आपका फाइनल लेसन है। ये आपके जो है दोनों ही थर्ड ईयर में भी हैं और फोर्थ ईयर में भी हैं। थर्ड ईयर में जो लगेगा आपका वो थर्ड ईयर के सब्जेक्ट का फाइनल लेसन और क्रिटिसिज्म लेसन लगेगा, और फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट का फोर्थ ईयर में लगेगा, यानी इनमें से किसी एक का। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। अब हम क्योंकि माइक्रो लेसन की ओर जा रहे हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं स्कूल में जाकर के क्या पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने स्कूलों में जाकर के इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां जाकर आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हैं। अब जब हम मैक्रो टीचिंग की ओर बढ़ते हैं तो मैक्रो टीचिंग में जब लेसन बनाए जाते हैं, डेली लेसन प्लान बनाए जाते हैं, तो उसका जो सबसे पहला प्लान होता है, सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, शिक्षण उद्देश्य। ये वो उद्देश्य होते हैं जो किसी शिक्षक के द्वारा किसी टॉपिक को पढ़ाते समय पर निर्धारित किए जाते हैं, और इनको लिखने का भी एक तरीका है और इनको समझने का भी एक तरीका है। कुल मिला के बात यह है कि आज के वीडियो में हम टीचिंग ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। ये आप अपने हिसाब से हर विषय के हिसाब से बदलते जाएंगे। हर विषय के बदलने का मतलब है हर विषय के पढ़ाने का तरीका, हर विषय का प्रकरण, हर विषय की विधा अलग अलग होती है और सभी के टीचिंग ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। लेकिन चूंकि आज हम जनरल बात कर रहे हैं, आज हम सभी को लेकर के चल रहे हैं, आज हम केवल केमिस्ट्री और सामाजिक ज्ञान की बात करने वाले हैं। केमिस्ट्री और सामाजिक ज्ञान की बात इसलिए करने वाले हैं क्योंकि थर्ड ईयर में आपको बीए वालों को केमिस्ट्री मिलने वाला है, रसायन विज्ञान शिक्षण, और बीएससी वालों को, और जो बीए वाले हैं उनको जो मिलने वाला है वो उनको सामाजिक ज्ञान शिक्षण उद्देश्य मिलने वाला है। आज हम उद्देश्यों की जब बात करते हैं तो उद्देश्यों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है, लेकिन जो हमारा पहला उद्देश्य है वह है नॉलेज। ज्ञान, ठीक है। नॉलेज को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है रिकॉल और दूसरा माना गया है रिकॉग्नाइज। रिकॉल का मतलब होता है प्रत्यय स्मरण और इसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज का प्रत्यय विज्ञान, ठीक है। अब इसके संदर्भ में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, सामाजिक ज्ञान के किसी टॉपिक को पढ़ाना जा रहे हैं, जैसे इतिहास। सामाजिक ज्ञान में से हमने जैसे ले लिया दहेज प्रथा, तो जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर अपने टॉपिक में दहेज प्रथा लिखेंगे तो बच्चे के दिमाग में इस दहेज प्रथा शब्द के बारे में जो कुछ भी उसने पहले कहीं भी सुन रखा है या उसने जहां कहीं भी पहले इसको पढ़ रखा है और वह जो कुछ भी इसके बारे में जानकारी रखता है, दोबारा सुन लेना मेरी बात को, वह जो इसने कहीं सुन रखा है, वह कहीं जो इसके बारे में जानता है या कहीं किताबों से पढ़ा है या कहीं टेलीविजन से देखा है या कहीं किसी मूवी या नाटक या सीरियल के माध्यम से देखा, जहां से भी उसको इसके बारे में जानकारी हुई है वह उसके दिमाग में तुरंत रिकॉल हो जाएगी। दहेज प्रथा, जैसे ताजमहल के बारे में चर्चा करते हैं कि ताजमहल के बारे में जैसे बात करेंगे तो बच्चे ने ताजमहल के बारे में कहीं से भी जान रखा है, टीवी में देख रखा है, अखबार में देख रखा है, कैलेंडर में देख रखा है, कहीं से भी उस प्रत्यय के बारे में जब देखने की कोशिश करता है तो वो उसको रिकॉल करता है और उसके दिमाग में उसका एक चित्र बन जाता है। जैसे ही मैंने ताजमहल कहा तो आपके दिमाग में एक ताजमहल का चित्र बन गया होगा। जैसे ही मैंने दहेज प्रथा कहा, आपके दहेज प्रथा के संदर्भ में एक जो है दिमाग में आ गई होगी कि शादी के संदर्भ में जो सामान लिया जाता है, मांगा जाता है, आप अपने परिवार में अपने समाज में देखते हैं वह दहेज है। तो यानी किसी प्रत्यय के संदर्भ में जब आपका दिमाग उसको कहीं से भी जो प्राप्त जानकारियां हैं उन जानकारियों को इकट्ठा करता है,
आपका माइंड बहुत फास्ट है, आपका जो मस्तिष्क है उसमें जो है बहुत सारे स्टोरेज होते हैं, उन स्टोरेज में से अंतिम जो स्टोरेज होता है, जिसे हम सीधी सी बात कहें अवचेतन जो स्थिति होती है उसमें से वो रिकॉल कर लेता है और रिकॉल करता है और बाकी उसे पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो नॉलेज के दो भाग होते हैं, एक तो पूर्व ज्ञान, जो उसके पास में किसी टॉपिक के संदर्भ में जो पूर्व ज्ञान है उसको वह वापस अपने मस्तिष्क से अवचेतन भाग से चेतन भाग में लेकर के आता है, इसी अवस्था को हम रिकॉल कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो रिकॉग्नाइज है। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अब ये दोनों की जब हम व्याख्या करें तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है पुनः, और पुनः। तो आपने जैसे ही ब्लैक बोर्ड पर टॉपिक लिखा तो बच्चा रिकॉल करता है, पुनः स्मरण करता है प्राप्त जानकारी का, पूर्व जानकारी का, और उसके बाद में वह रिकॉग्नाइज, यानी जब टीचर उसे पढ़ाता है, जब उसे टीचर समझाता है, 35 मिनट तक की कालांश के दौरान जब उस टॉपिक पर चर्चा होती है तो वह उस प्राप्त ज्ञान में नए ज्ञान को भी जोड़ता है और वह पुनः एक और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इसी प्रोसेस को ज्ञान कहा गया है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा दोस्तों? ज्ञान। और जब ज्ञान को होता है तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जब हम इसे लिखते हैं तो लिखने का जो तरीका होगा, छात्र इस प्रकरण के माध्यम से या इस टॉपिक के माध्यम से जो है उससे संबंधित जानकारी का पुनः स्मरण यानी प्रत्यय स्मरण और पुनः ज्ञान अर्थात प्रत्यय ज्ञान कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। The student will be able to recall and recognize about the topic। समझ आ रही है? ये जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसके संदर्भ में वह दोबारा अपना रिकॉल कर सकेगा, रिकॉल करने में समर्थ हो सकेगा और रिकॉग्नाइज करने में भी उसको समर्थ हो सकेगा। तो आपके जो पहला टीचिंग ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है नॉलेज। ठीक है ना? तो समझ में आ गया होगा आपका रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की जब बात करते हैं तो इसको जब लिखने का तरीका बनता है तो आप कैसे लिखोगे। तो आप इसको एक अलग पन्ने में इस तरह से बना लें। ठीक है ना? यहाँ पे डाल दें आप शिक्षण उद्देश्य। मैं लिखाता चलूंगा आपको लिखने का तरीका, और यहाँ आप लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, जैसे हमने लिखा ज्ञान, तो ज्ञान को यहाँ जब उद्देश्य के रूप में लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा ज्ञानात्मक, अंग्रेजी में लिखा जाएगा वापस नॉलेज। ठीक है, एक नंबर डाल देना और इसके नीचे लिखते जाएंगे फिर हम, और यहाँ पर लिखेंगे छात्र या छात्रा के प्रकरण का नाम लिखना है से संबंधित जानकारी का या विषय वस्तु का प्रत्यय स्मरण व प्रत्यय विज्ञान कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। ठीक है, द स्टूडेंट will be able to recall and recognize about the topic। तो ये हमारा लिखने का तरीका होता है शिक्षण उद्देश्यों को। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। शिक्षण उद्देश्यों को जब बनाया जाता है तो इस तरह की टेबल बनाई जाती है और इस तरह की टेबल के माध्यम से आप लिखते जाते हो। इस वाले टेबल को आप एक नए पन्ने में बना लें और उस नए पन्ने में बनाने के बाद में आप एक नंबर लिखते जाएं। मैं सबसे पहले टॉपिक उद्देश्य के बारे में समझाऊंगा और उस उद्देश्य के बारे में लिखने के कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताता जाऊंगा। तो हमने सबसे पहले आज की वीडियो में ज्ञान के बारे में समझा कि ज्ञान को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया।
कौन कौन से पार्टों में बांटा गया? रिकॉल और रिकॉग्नाइज। और रिकॉल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पुनः याद करना, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पुनः जानकारी प्राप्त करना, पुनः जो है उसके बारे में ज्ञान को इकट्ठा करना। ठीक है, ज्ञान के उद्देश्य को लिखा कैसे जाता है? लिखने का तरीका मैंने आपके सामने समझा दिया। ठीक है, अब हम दूसरे उद्देश्य की ओर जा रहे हैं। किसके उद्देश्य? ये मैं ब्लैक बोर्ड पे साफ कर रहा हूँ, आप बता लेना, नए पेज में उतारना इसको। ठीक है, पहले हम इसके बारे में, अगले उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसे कैसे लिखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत आराम से समझ रहा हूँ, धीरे धीरे प्यार से समझिए, आपके आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरा उद्देश्य होता है अंडरस्टैंड। हिंदी में इसे कहा जाता है अवबोध। ठीक है, और मातृभाषा में जब इसे कहेंगे हम, यानी जब भाषा के लेक्चर बनाए जाएंगे तो उसमें इसे अर्थ ग्रहणात्मक कहेंगे। यानी हिंदी और संस्कृत में जब लेसन बनाए जाते हैं तो इसे अर्थ ग्रहणात्मक कहा जाता है, और बाकी विषयों में इसको कहा जाता है अवबोधात्मक। ठीक है ना, अवबोध या अवबोधात्मक कहा जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए केवल अंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो जिन बच्चों के थर्ड ईयर में अंग्रेजी है उन लोगों को अंग्रेजी विषय मिलेगा, तो वो लोग जब इस उद्देश्य की लिखेंगे तो वो अंडरस्टैंडिंग के रूप में लिखेंगे। लेकिन जिनके विज्ञान है या सामाजिक ज्ञान है, चूंकि यहाँ विज्ञान और सामाजिक ज्ञान की बात चल रही है, लैंग्वेज किसी बच्चे के है नहीं इस साल, तो उनको अवबोधात्मक लिखना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि अवबोध की बात करने वाले हैं। अवबोध का मतलब होता है समझना, अवबोध का मतलब क्या होता है? समझना। अब समझने के लिए बच्चे को क्या करता है? दो प्रकार की क्रियाएं करता है। बच्चा समझेगा कब? जब तक ज्ञान उसके पास में आएगा नहीं, बच्चे के पास में इनपुट नहीं आएगा तब तक वो समझ कैसे सकता है। तो इनपुट के लिए जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती है। देखो, जब ज्ञान की प्रोसेस में हम जाएं, LSR और W, ये होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग ये इनपुट है और स्पीकिंग आउटपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है ना, तो ये दोनों इनपुट है, यानी ये जो प्रक्रिया हैं आपकी, कौन कौन सी? लिसनिंग और रीडिंग, ये दोनों ज्ञान ग्रहण करने में आपकी मदद करती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये आपको समझने में, किसी भी संप्रत्यय को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में आपकी मदद करती है। तो पहली जो है वो है लिसनिंग, प्राइमरी है, और दूसरी है रीडिंग। जरूरी नहीं है कि रीडिंग हर किसी बच्चे के पास पहुंच जाए, हर किसी व्यक्ति के पास पहुंच जाए, हर एक इंसान के पास पहुंच जाए, लेकिन जो लिसनिंग वाली प्रोसेस है वो अगर उसके जो शारीरिक दोष नहीं है तो लिसनिंग वाली प्रोसेस को पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती है। हाँ, कोई जन्म से ही बह रहा हो तो शारीरिक दोष है उसके कान में, श्रवण इंद्रियों में अगर कोई शारीरिक दोष है तो ऐसी स्थिति में उसको लिसनिंग वाली प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो ग्रहण करने की वाली बात होती है वो दो प्रकार से होती है। तो पहली होती है प्राइमरी, प्राइमरी होती है सुनकर, और दूसरा होता है उसकी पढ़कर। अब ये दो माध्यम से उसके अंदर इनपुट हो गया, तो इनपुट करने के बाद में वो बच्चा करेगा क्या? इन बच्चों को जो कोई चीज उसके समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट उसके समझ में आ गया, समझ में, जैसे सजीव निर्जीव की बात करें, बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में बात करना सीख गया, तो सजीव और निर्जीव के बारे में जब बात करना समझ गया तो फिर वह उनमें अंतर करना भी देगा, समझ में आएगा, वह उनका उदाहरण भी दे पाएगा, दो सजीवों में तुलना भी कर पाएगा, समझने को समझ। तो फिर ये जो अवबोध की प्रोसेस है ये हमें नजर कब आएगी किसी बच्चे के अंदर? जब वो क्या कर सकता है, या तो अंतर बता दे किसी चीज का, समझ नहीं आ रही है, अंतर बता दे, या किसी चीज की व्याख्या कर दे, समझ आ रही है, समझ लो मेरी बात को, अंतर कर दे, व्याख्या कर दे, तुलना कर दे। ठीक है, तो इन सब चीजों के माध्यम से हम ये पहचान कर सकते हैं अगर बच्चा सजीव और निर्जीव में, यानी दो ए और बी के बीच में डिफरेंट कर सकता है, उनकी व्याख्या कर सकता है, उनकी तुलना कर सकता है, समझ आ रही है मेरी? तो इसी स्थिति में हमें ये समझ में आएगा कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को समझ गया है। अभी नहीं आ गया, तो यहाँ पर हम इस बात को लिख सकते हैं कि जो है बच्चा किन्हीं दो कॉन्टेक्टों में जो है अंतर, व्याख्या, तुलना या सारणीयन, ठीक है, लिस्ट बनाना, तो ऐसी जब वो प्रक्रिया कर देता है इसका मतलब है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग, अवबोध जो है पैदा हो गया है। और जब भाषा की बात तो हम कर ही नहीं रहे फिलहाल, लेकिन भाषा की बात कहें तो सुन करके या पढ़ करके उसके अर्थ को बता सके।
अर्थ ग्रहण अलग ये कहता है किसी विषय वस्तु की व्याख्या कर सके, किसी का अर्थ बता सके, उनका जो है पढ़कर सुन करके। तो यानी इनपुट के माध्यम से जब बच्चा ज्ञान अंदर ग्रहण करता है और ज्ञान ग्रहण करने के बाद में वह अंतर व्याख्या तुलना या सारणियां जैसी कोई चीजें बता सके। तो इसका मतलब हो गया कि वह जो है उसका जो है अंदर जो है डेवलपमेंट हो गया है, वह जो है समझना सीख गया है। तो यानी पहला उद्देश्य होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करना और फिर उस सूचना को अपने अंदर प्रोसेस करके समझना। समझने वाला जो उद्देश्य है वो दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, और यह बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। केवल जानकारी से हम किसी बच्चे के जो है मानसिक विकास को नहीं कर सकते हैं। उसके मानसिक विकास की जो पहली सीढ़ी होती है वो होती है अंडरस्टैंडिंग, यानी समझना, कॉन्सेप्ट। शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है उसका भी मूल उद्देश्य यही होता है कि उसके द्वारा वो जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो बच्चे के समझ में आए। रटना एक अलग बात है। एक छोटा सा बच्चा ए फॉर एप्पल बोल देता है, लेकिन वह ए फॉर एप्पल का मतलब नहीं समझ पाता, या कै कबूतर बोल देता है लेकिन कै कबूतर का मतलब नहीं समझ पाता। समझने में उसको काफी दिन लग जाते हैं जब तक वह समझता है, लेकिन जब वह समझना शुरू करता है तो उसकी सीखने की पहली सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है जब वह कबूतर को कबूतर बोलना शुरू कर देता है, जब वो एप्पल को देख करके एप्पल बोलना शुरू कर देता है, तो ये समझ में आ जाता है कि अब यह समझ चुका है एप्पल के बारे में, या वह कबूतर के बारे में समझ चुका है। तो ऐसी स्थिति में अंतर व्याख्या तुलना या दो पक्षों को देख करके वो बता दें कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, तब वह हम समझ पाएंगे कि हाँ ये बच्चा कबूतर के बारे में समझ चुका है। भाई कि अभी तुमने मान लो कौवा दिखाया और कह दिया कि बेटा ये कबूतर है, तो कह रहा नहीं नहीं ये कबूतर नहीं है। या उसे हमने सेब और आम दो रख दिया और हमने आम को सेब बताने का प्रयास किया, या जो है हमने सेब को जो है अनार बताने का प्रयास किया, लेकिन वह बच्चा नहीं नहीं ये एप्पल है, ये सेब है। इसका मतलब हमारे अंदर उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट के विषय में, एक प्रत्यय के विषय में एक जो है समझ, एक बोध पैदा हो गया है। तो इसी को हम जो है अवबोध की श्रेणी में रखते हैं। अब लिखने का तरीका कैसा है, तो लिखने के तरीके की हम चर्चा कर लेते हैं। जब दूसरा उद्देश्य इसको लिखा जाता है छात्र प्रकरण की विषय वस्तु को पढ़कर सुनकर व पढ़कर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। व्याख्या, अंतर, तुलना, ठीक है, अर्थ कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। यानी कोई जो प्रकरण हम पढ़ा रहे हैं, जैसे दहेज प्रथा पढ़ा रहे हैं, या हम सामाजिक नीतियां पढ़ा रहे हैं, या हम परिवार पढ़ा रहे हैं, या हम जो है लोग देवी देवता पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रही है, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं या जैन धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, ऐसी की विषय वस्तु को सुनकर और पढ़कर उनकी व्याख्या कर सकेंगे, उसकी व्याख्या कर सकेंगे, या उसको में उनमें अंतर कर सकेंगे। जैसे जैन धर्म पढ़ाया तो फिर जैन धर्म और हिंदू धर्म में क्या अंतर है, या जैन धर्म बौद्ध धर्म में क्या अंतर है, उनकी तुलना कर सकेंगे, उनमें दोनों में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, या उनका अर्थ यहाँ पर कविता भाषा के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, कर सकने में समर्थ हो सकेंगे। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं, या उनकी सारणी बना सकेंगे। जैसे छात्र मुगल काल की विषय वस्तु को सुनकर पढ़कर और मुगल काल की क्या बना सकेंगे, सारणी बना सकेंगे, भाई कब से कब तक किसने शासन किया। ऐसा भी अगर वो कर सकते हैं तो ये जब कर पाएंगे बच्चे, जब उसके अंदर एक समझ या एक बोध पैदा हो जाएगा। तो हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट था, जो दूसरा उद्देश्य था, वो था अंडरस्टैंडिंग। तो मैक्रो लेसन में सबसे पहले शिक्षण उद्देश्य लिखे जाते हैं। शिक्षण उद्देश्यों की संख्या जो है 6 है, ठीक है, कितनी है 6। अभी हम कितने पर पहुंचे हैं, 2 पर पहुंचे हैं, ठीक है ना। तो इन 2 उद्देश्यों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम तीसरे उद्देश्य की ओर जाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा तीसरा उद्देश्य है वह है एप्लीकेशन, और हिंदी में इसे अनुप्रयोग किया जाता है। मातृभाषा में इसे, मातृभाषा का मतलब है भाषा के जो लेसन्स हैं उसमें
इसे अनुप्रयोग न लिख करके अभिव्यक्तात्मक लिखा जाता है। यानी जो लैंग्वेज है उसमें इसको अभिव्यक्तात्मक कहता है, क्योंकि व्यक्ति जो है एप्लीकेशन यानी सीखे हुए ज्ञान को अभिव्यक्त करता है, इसलिए अभिव्यक्तात्मक कहता है। यानी गद्य की या पद्य की जो विधा उसने पढ़ी भाषा में, चाहे वो अंग्रेजी में पढ़ी हो, चाहे वो संस्कृत में पढ़ी हो, चाहे वो उसने हिंदी में पढ़ी हो, वहाँ पर वह जो है उसकी अभिव्यक्ति करता है, जो मैंने आपको बताया था स्पीकिंग और ठीक है ना, और राइटिंग के माध्यम से। ठीक है, ये दोनों आउटपुट है और आउटपुट के माध्यम से ही व्यक्ति अनुप्रयोग करता है। यानी अनुप्रयोग का मतलब है सीखे हुए ज्ञान का बाद में प्रयोग करना। सीखा हुआ ज्ञान का तो जो उसने जानकारी ली, उस जानकारी को वह समझ गया, अब समझ गया तो उसका क्या करेगा, अनुप्रयोग करेगा। अनुप्रयोग विद्यालय में भी करता है, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में या टेस्टों में सीखे हुए ज्ञान का ही अनुप्रयोग करता है, समझ में आ रही होगी आपके बात। इसके अलावा दैनिक जीवन में उपयोग करता है, यानी उससे जब मांगा जाए तब वह अनुप्रयोग कर सकेगा। तो अनुप्रयोग करने के जो तरीके हैं वो दो तरीके से हैं, या तो वह मौखिक अभिव्यक्ति देगा यानी मौखिक रूप से उसका अनुप्रयोग करेगा, या फिर वह उसका राइटिंग यानी लिख करके उसका अनुप्रयोग करेगा सीखे हुए ज्ञान का। तो इस सीखे हुए ज्ञान को ही वह जो है अनुप्रयोग कर सकता है। तो इसको लिखने का जो तरीका है इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा प्रकरण के माध्यम से सीखे गए ज्ञान का भावी जीवन में अनुप्रयोग करने में समर्थ हो सकेंगे। यानी जो ज्ञान उन्होंने सीख लिया है उसका भावी जीवन में, यानी भावी जीवन का मतलब यहाँ केवल भावी नहीं है, आने वाले जीवन का मतलब है उसका वो विद्यालय रूप में हो और चाहे वो दैनिक जीवन हो, घर पर भी हो, जो ज्ञान उसने सीखा है उसका वो अनुप्रयोग करेगा, उसका वह लाभ उठा सकेगा, ऐसा हमारा मानना है। तो हमारे अभी तक 3 उद्देश्य हो चुके हैं। पहला उद्देश्य हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन, आगे समझ नहीं आगे, ठीक है, एप्लीकेशन अनुप्रयोग है और भावी जीवन में उपयोग है। इसके अलावा जो अगर इसकी हम बात करें तो अनुप्रयोग को जब देखते हैं तो अनुप्रयोग कई प्रकार से हमारे सामने आता है। अनुप्रयोग के जो आउटपुट है वो 2 प्रकार से हैं मेन, तो एक तो है मौखिक रूप से, ठीक है, और दूसरा है एक लिखित रूप से, ठीक है ना। और इसमें भी हमारे सामने बहुत सारी बात आती है जब हम अनुप्रयोग की बात करते हैं, तो जैसे मान के चलिए सीखे हुए ज्ञान का अनुप्रयोग करना है तो मौखिक और लिखित रूप में जब करेगा तो वह अनेक प्रकार से टेस्टों के माध्यम से, सारणी के माध्यम से, सूची के माध्यम से, समझ में आ रही है मेरी बात को, या रेखा चित्रों के माध्यम से, किसी माध्यम से उसका उपयोग कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझने की जब कोशिश करें तो एप्लीकेशन यानी होता है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग जो है हिंदी में जब भाषा में बात करते हैं तो व्यक्ति जो है मौखिक रूप से या लिखित रूप से अभिव्यक्ति दे पाता है, ठीक है। तो आपने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान आपके समझ में आ गया, समझ में आ गया तो उस ज्ञान को टीचर ने आपसे कभी नहीं पूछा, किसी और व्यक्ति ने उसके बारे में पूछा, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति दे करके और उसका अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे 3 उद्देश्य हो चुके हैं, अब चौथे उद्देश्य पर जा रहे हैं हम लोग।